हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर को शुरू कर रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी और पिछले क्लास में जो आप पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। उसके बाद इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आप पिछली कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, नेचुरल नंबर। जो गिनती की संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अनंत तक, इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब इसे हम बहुत विस्तार से आपको नहीं बता रहे हैं, आप ये सब जानते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या है? इसमें जब जीरो को भी हम शामिल कर लेते हैं तो इन सब संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और जब इसमें निगेटिव नंबर भी जैसे -1 -2 -3 ये 0 1 2 3 4 ये सब शामिल करते हैं तो पूर्णांक कहते हैं। और परिमेय संख्या क्या है? जब भिन्न वाली भी संख्याएं इसमें शामिल हो जाएं, जैसे इसमें 1/2 1/3 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन वे सब भी संख्याएं इसमें शामिल हो जाएंगी इसके, ये सब तब क्या होगा? परिमेय संख्याएं। अर्थात इसका डिफिनीशन आप पढ़े भी हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q ऑलरेडी ये पूर्णांक हों, इसमें से कोई हो, लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0। Q का मान इस 0 को छोड़कर कोई भी हो सकता है और P कुछ बीच में हो सकता है। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकें उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसका ज्ञान आपको दशमलव निरूपण में भी क्लास 9th में विस्तार से आप पढ़े हैं, उसको आप थोड़ा एक नज़र देखेंगे, क्योंकि अगर उसको हम इसमें शामिल करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं है, और आप उसको विस्तार से देख लें। यहाँ जो हम लोगों का मुख्य टॉपिक है, हम अपने मुख्य टॉपिक पर ही चलते हैं। जो क्लास 10th में वास्तविक संख्याओं में जो भी पढ़ना है, हम उसके मूल टॉपिक को ही शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का जो हम लोगों का मुख्य टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं इसे। इसके नाम से पहले देखें विभाजन, इसमें शब्द विभाजन आ रहा है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी पूर्णांकों की विभाज्यता के किसी रूप से संबंधित होगा यह प्रमेय। तो उस विभाज्यता को समझने के लिए हम पहले, या इस प्रमेय को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ उदाहरण आपको यहाँ देते हैं, उसके बाद ही आप इस प्रमेय को समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ कुछ दो अंकों के युग्म लेते हैं, जोड़ा, जैसे 17 और 6 एक लिए। अभी ये सब पर हम एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। 5 12 लिए, फिर तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं 20 और 4। इसमें देखते हैं, जब हम 17 में 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा? ये भाग बहुत ही सिंपल है, सब लोग जानते हैं। तो इसमें भाग दीजिए, क्या लिख सकते हैं? 6 दूनी 12, शेष क्या बचेगा? 5। ओके, तो अगर हम इस 17 को लिखना चाहें, ध्यान दीजिएगा, 17 को लिखना चाहें तो आप क्या लिखते हैं? 6 में 2 का गुणा करके 6 × 2 + 5। हमारे पास ये दो नंबर थे 17 और 6, इसको हम लिख रहे हैं 17 = 6 × 2 = 5। थोड़ा इसमें भाग दें हम, किसी में बड़ी संख्या में छोटी संख्या से ही भाग देना जानते हैं आप, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से तो भाग देना नहीं जानते। लेकिन अगर भाग देना भी हो, सपोज दैट 5 में 12 से भाग देना हो, तो आप क्या करेंगे? नहीं भाग दे पाएंगे। लेकिन फिर भी इस तरह से अगर लिखना हो, अगर 5 इक्वल लिखना हो, तो आप लिख सकते हैं 12 × 0 + 5, 12 × 0 + 5 लिख सकते हैं। ओके, ऐसे 20 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो क्या आएगा? 4 × 5 = 20, ये तो 0 शेष आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 20 = 4 × 5 + 0। ध्यान दीजिए, जब हम दो संख्याओं 17 और 6 लिए, तो यहाँ पर दो संख्याएं ऐसे ये दोनों मिली जिसके रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 12, यहाँ पर 0 और 5 दो नंबर ऐसे मिल रहे हैं। ओके, यहाँ 20 और 4 में 5 और 0 ऐसे दो नंबर आपको मिल रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा व्यापक रूप में हम लेकर चलते हैं। यदि A और B, यह A और B दो संख्याएं
या दो पूर्णांक दिए गए हों तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल बी क्यू प्लस आर। ये जो दो नंबर मिल रहे हैं आपको बी क्यू प्लस आर, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ आर के बारे में थोड़ा एक कंडीशन है, उसको देखें आप। जैसे यहाँ 5, ये 5 जो आया है क्या इस 6 से बड़ा भी हो सकता है क्या? जिससे हम भाग दे रहे हैं 6, ये 5 ये शेष है, ये शेष कभी 6 से बड़ा नहीं आता है। जिससे हम भाग देते हैं उससे बड़ा कभी भी शेष नहीं हो सकता है। कभी भाग देके आप देखेंगे तो ये आर का मान, अच्छा 0 तो हो सकता है, 0 तो पॉसिबल है, क्या 0 से छोटा भी हो सकता है? नहीं। तो ये आर की वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा ही होगा या 0 के बराबर होगा, परंतु इस b से छोटा होगा। तो दो संख्याएं a और b अगर दी गई हों तो उनको हम a इक्वल बी क्यू प्लस आर, यहाँ q और r ऐसी दो संख्याएं मिल सकती हैं जिसमें r का मान ये 0 और b के बीच में ही होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है, ये 0 यहाँ सामने दिख ही रहा है। तो यह जो शर्त, ये जो कंडीशन लिख रहे हैं आप, इसे ही कहते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान दीजिए, ये भाग तो बहुत पहले से दिया जा रहा था, लेकिन सबसे पहले गणितज्ञ यूक्लिड का ध्यान इन दो संख्याओं के बारे में आया कि इन दो संख्याओं को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके पहले केवल भाग देके छोड़ दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर यूक्लिड ने सबसे पहले इसको इस पैटर्न में लिखने का प्रयास किया। यहाँ पर जब हम भाग देते हैं इसमें तो क्यू यही 2 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? भागफल। ये क्या है? क्यू भागफल, और आर क्या है? शेषफल। तो बात वही हम कर रहे हैं, भागफल और शेषफल के ही रूप में बोल रहे हैं। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को शब्दों में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, जैसे a और b दो धनात्मक पूर्णांक हर में दिया है, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर हो और b से छोटा ही होना चाहिए। तो जब कभी आपसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय पूछा जाए तो आप इस कथन को ही लिखेंगे, और इसको समझाने को कहा जाए तो ऐसे आप एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज एचसीएफ ज्ञात करने में ही होता है। तो इसके कुछ स्टेप हैं, उसको आप समझें। जैसे आपसे कहा जाए कि ए और बी दो संख्याएं दी गई हैं जिनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ मीन्स महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ए और बी का अगर एचसीएफ ज्ञात करना है और ये पता हो कि ए इज ग्रेटर देन बी है, तो अभी यूक्लिड विभाजन के प्रमेय की सहायता से हम इसे लिख सकते हैं ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, क्योंकि यहाँ क्यू और आर ऐसी दो संख्याएं उपलब्ध होंगी कि इनको ए इक्वल बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। लेकिन आर के लिए शर्त आप समझ चुके हैं, 0 से बड़ा ही होगा, इन बी से छोटा होगा। ओके, अब यहां ध्यान दीजिएगा, यदि r इक्वल 0 आ जाए, इस तरह से q और r मिलें जिसमें r का मान 0 हो, तो a और b का HCF इस b को ही कहेंगे हम। ये जो b है वो क्या होगा? HCF। अगर r 0 आ गया तो ध्यान दीजिएगा, मतलब अभी एक इस उदाहरण में देखिएगा, हम एक भाग यहाँ भी दिए थे जिसमें एक जगह 0 आया था। इसमें ध्यान दीजिए, जैसे 20 और 4, तो 20 को हम लिखे थे 4 × 5 + 0। तो अब 20 और 4 का HCF की बात करें, इस 4 को हम क्या कहेंगे? HCF है, और 0 आ गया तो। अब यदि यहाँ r इज नॉट इक्वल 0 हो, ये कोई जरूरी नहीं कि सब में 0 हो जाए, तो जब r 0 नहीं है तब हम क्या करेंगे? तब इस b और r में फिर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। मीन्स फिर ऐसी दो संख्याएं आप यहां ढूंढेंगे कि b इक्वल, ध्यान दीजिए, b इक्वल r इंटू यहां कुछ लिखे ऐसे, मतलब a इक्वल बी क्यू प्लस आर के रूप में यहां पर आप ऐसे लिखते हैं
कि ये वाला मान 0 आ जाए, फिर यहां से देखेंगे 0 आ जाए तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे, बी और आर का HCF। तो वही HCF इन दो संख्याओं का भी होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, आप अच्छी तरह से अभी समझ लेंगे। जैसे 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। तो इसको हम देखते हैं कैसे ये प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले इसमें आप देख लेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी तो 12576 है, 12576 इसी के बराबर लिखेंगे। अब 4052 में किससे गुणा करें, तो उसके लिए बेटर ये होगा भाग देके पहचान सकते हैं। आप रफ यहाँ कर सकते हो कि 12576 में 4052 से भाग दें तो ये कितनी बार भाग जाएगा। जैसा कि ये 4 है, 4052, 4 3 12, 3 बार भाग ले जाते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15 को 5 हासिल 1, तो यहाँ 0 है तो 1, 3 चौको 12, कितना आ गया 420 आया। तो इसे हम लिखें अगर ये 12576 इक्वल 4052 गुणे 3 धन 420। तो अभी इस प्रमेय में चेक करने को हम ये बताए, अगर ये R 0 आ जाए, ये मान 0 है तो फिर यही क्या है, HCF है। अगर 0 नहीं है तो क्या करना होता है, इसमें और इसमें फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय फिर लगाएंगे। तो 4052 इक्वल, अब यहाँ लिखेंगे 420 में किससे गुणा करें। तो इसको देखने के लिए फिर वही भाग विधि देख सकते हैं। जैसे 4052 में 420 से भाग दें तो कितनी बार भाग जाएगा, लगभग 9 बार। देख लीजिए, 9 सुनाए 0, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 चौको 36, 1 37, घटाइए 2, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 जा 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 जा 2। तो क्या लिखेंगे इसको, 420 गुणे 9 धन 272। ओके, अभी भी ये 0 नहीं आया। अगर ये 0 आता तो फिर ये HCF होता। तो अभी 0 नहीं आया, फिर इसमें और इसमें फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय फिर लगाएंगे। तो फिर यहाँ लिखेंगे 420, अब इसमें लगा रहे हैं, बराबर 272 गुणे। तो ये गुणा भाग देकर ही देख सकते हैं। तो 420 में 272 से भाग दीजिए, यही भाग दे लेते हैं साइड में। 420 में 272, ये तो सीधे दिख रहा है, एक बार में भाग जाएगा। 272, 10 में से 2 जा 8, 1 11 में से 7 जा 4, 148 बच गया। तो एक बार तो गुणे 1 धन 148 लिख दिए। अभी भी 0 नहीं आया, 0 आता तो फिर ये HCF होता। फिर 272 और 148 में फिर लगाएंगे। तो इसमें फिर 272 में 148 का भाग दे सकते हैं, यही भाग देते हैं। 272 में 148 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। 12 में से 8 जा 4, यहाँ बचा 6 में से 4 जा 2, 124। तो गुणे 1 धन 124 हो गया। अभी भी ये 0 नहीं आया, अगर ये 0 आता तो ये HCF होता। तो फिर 148 बराबर 124 गुणे, अब ये तो मौखिक लिख सकते हैं, गुणे 1 धन 24 लिख सकते हैं। अभी भी ये 0 नहीं आया, ये 0 होता तो ये HCF होता। फिर 124 और 24 में लगाइए। 24 गुणे, अब कितना कर दें, 24 में 5 का गुणा करोगे, 24 पचे 120 धन 4। अभी भी 0 नहीं आया, अब 24 और 4 में फिर लगाइए। 24 4 गुणे 6, 6 चौको 24 हो गया धन 0। तो ये HCF है। अतः लिखेंगे HCF कितना आ गया, 4। तो ये कोई जरूरी नहीं कि सब सवाल में इतने ही लंबे स्टेप हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ जाएगा तो यही HCF हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे यहाँ 0 आएगा तो यहाँ बोल देंगे HCF है। लेकिन जब तक 0 आएगा नहीं तब तक HCF आप नहीं बोल सकते। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है कुछ इसी से संबंधित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं इसे। इस पर आधारित है आपका एक्सरसाइज 1.1। तो मेरा अगला वीडियो
एक्सरसाइज 1.1 का होगा। इस नियम को आप समझ लें पहले।